हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स 71st BPSC नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। और हाँ, नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और देखिए, हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितनी की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए, इसके पहले हमने कांग्रेस के जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है यहाँ तक की बातें कर ली हैं। नोट्स की बात करें तो आगे बात करेंगे जितने भी गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, इनको इकट्ठे देख लेंगे शुरू से लास्ट तक। जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हुए इनको इकट्ठे देख लेंगे और इनके टाइम में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो भी कार्य हुए हैं, उनको देखते जाएंगे। हालांकि मैक्सिमम कार्य और घटनाओं की बात करें तो ये मैक्सिमम कार्य आप पहले भी देख चुके हैं। बहुत सारी घटनाएं आप देखेंगे कि पहले देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे, ठीक। लेकिन इकट्ठे यहाँ पर जो भी गवर्नर जनरल है, वायसराय, इनके टाइम में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उनको यहाँ पर इकट्ठे देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में, पढ़ने में, याद रखने में आसानी होगी। फिर जो भी महत्वपूर्ण घटना है उनको डिटेल्स में भी देखते रहेंगे और पहले का देखे हुए भी हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको समझ में आ जाएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। देखिए, गवर्नर जनरल की बात कर ली जाए तो सबसे पहला जो गवर्नर आपको दिखेगा वो दिखेगा कौन, एक मिनट, वो दिखेगा आपको यहाँ पर है, देखिए, रॉबर्ट क्लाइव। पहला गवर्नर जो कि बंगाल का पहला गवर्नर बनेगा वो कौन होगा, क्लाइव होगा, 1757 से लेकर 1760 तक। उसके बाद कुछ एक गवर्नर फिर से आएंगे थोड़े थोड़े समय के लिए, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नाम नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव की बात कर ली जाए तो मोटा मोटी आप टाइम ध्यान रख लीजिएगा, 1757 से लेकर 60 तक, फिर दोबारा ये आता है 65 से 67 तक रहता है, ठीक है। इसके टाइम में जो महत्वपूर्ण कार्य होंगे, देखिएगा इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद, तो ये इस संधि की बात हमने पहले ही कर ली है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। और इसके द्वारा देखिएगा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया जाता है, तो इसकी भी बात हमने कर ली है। और इस द्वैध शासन किसके द्वारा हटा दिया जाता है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक। तो ये सारी बातें हमने पहले भी कर ली है। और देखिएगा जो टाइम पीरियड है ना, गवर्नर जनरल, वायसराय, तो वायसराय, तो ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जरूर ध्यान रख लीजिएगा। टाइम पीरियड आप जितने भी ये गवर्नर जनरल है, वायसराय हैं, इनके ज़रूर ध्यान रखिएगा। इससे होगा क्या, देखिए, आपको मान लीजिए वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो भी कार्य हुए हैं, ये सब कार्य हैं, ठीक है। इनको आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद रख रहे हैं। मान लीजिए कोई घटना यहाँ पर नहीं लिखी गई है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1857 की क्रांति हुई और आपको पता है कि 1857 की क्रांति 1857 में ये क्रांति होगी। और इससे आपको आइडिया लगाना है कि आखिर 1857 के टाइम में कौन वायसराय था यहाँ का, ठीक। तो उस समय आप दिमाग दौड़ाइएगा तो आपको वायसराय जो मिलेगा वो मिलेगा लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 1856 से लेकर 1862 तक। तो आराम से आप इस टाइम पीरियड में उस घटना को फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आपको टाइम पीरियड ध्यान है, जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हैं, तो कोई भी घटना होती है, पूछा जाता है कि ये घटना किस वायसराय के टाइम में हुई थी, चाहे उस समय वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि जितनी भी घटनाएं हुई हैं आप हर जगह ये पढ़ रहे होंगे कि इस समय वायसराय ये था, गवर्नर जनरल ये था, ठीक। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए टाइम पीरियड पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, याद ही रख लीजिएगा। चलिए, तो वारेन हेस्टिंग्स की बात कर ली जाए तो इसका जो टाइम देखिएगा आप, ये 1772 में आएगा, 1772 से लेकर 85 तक रहेगा। 74 में देखिएगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो इसके अनुसार देखिएगा कि जो बंगाल का गवर्नर होगा ना, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, ठीक। तो इसी क्रम में देखिएगा कि जो वारेन हेस्टिंग्स होता है 1774 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन जाएगा, ठीक। ये बात समझ लीजिएगा, किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये पॉलिटी में भी एक्ट देखिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिएगा कि इस एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। और मद्रास एवं बम्बे प्रेसिडेंसी जो थी, 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय, बंगाल, मद्रास एंड बम्बई, ठीक है। तो बंगाल जो है, बंगाल का जो गवर्नर होता है उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और मद्रास एवं बम्बई जो होते हैं उनको इसी गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है, ठीक। तो ये बात है। उसके बाद देखिएगा कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित कर दी जाएगी।
और देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में कलकत्ता में। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो होंगे पहले वो कौन होंगे, एलिजा इम्पे। तो ये कुछ एक बातें हैं। उसके बाद देखिएगा कि इन्हीं के टाइम में एक युद्ध होता है, रोहिला युद्ध। रोहिला जो कि उत्तर प्रदेश में, आप ये पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश देखिएगा ना, जो जिसको रुहेलखंड के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर असल में अफ़गान के भारतीय वंशज जो होते हैं कि मुग़ल सम्राट का प्रतिनिधित्व करते हुए अवध के नवाब के द्वारा ये युद्ध लड़ा जाता है अफ़गानों से। तो आप बस ध्यान रख लीजिएगा, रोहिला युद्ध जो कि 1774 में होता है, किसके टाइम में होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला जो मदरसा स्थापित किया जाएगा कोलकाता में 1781 में, इसको हम आगे भी देखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि सर जो विलियम जोन्स होते हैं, इनके साथ मिलकर इनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है 1774 में, ठीक है। और उसके बाद रिंग फेंस की नीति की बात हमने पहले ही कर ली है काफ़ी अच्छे ढंग से, ठीक है। आप रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहिए। उसके बाद देखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, किस नाम से, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, इस नाम से किया जाता है। उसके बाद ये भी देखिएगा कि भगवत गीता का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, विलियम विल्किंस के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान जरूर रख लीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग जो होता है ना, ये जब इंग्लैंड वापस लौट के जाता है तो इस पर महाभियोग चलाया जाता है। तो लगभग 7-8 वर्ष तक महाभियोग चलाने के बाद अंततः इसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है, इसको बरी कर दिया जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो होता है ये पहला जनरल होगा, गवर्नर जनरल होगा, जिसको इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया जाता है, जिस पर इंग्लैंड लौटने पर क्या चलाया जाता है, महाभियोग। तो ये कुछ एक बातें हैं। उसके बाद बात कर ली जाए, और ये बात आप न्यायिक सेवा का जन्मदाता वाला देख रहे हैं, ये यहाँ पर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, ठीक है। ये बात वो गलती से यहाँ पर आपको नोट्स में करेक्शन दिख जाएगा ये। और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात कर ली जाए तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 1786 से लेकर 1793 तक। तो देखिए मोटा मोटी ये टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिएगा। और इसके टाइम में जो महत्वपूर्ण काम होंगे उसमें ये ध्यान रख लीजिएगा, इसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा वाला क्षेत्र होता है इधर की तरफ। देखिए स्थायी बंदोबस्त की बात करें या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें या फिर महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें, तो ये जो तीनों व्यवस्थाएं हैं इनको हम आगे डिटेल्स में देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फिलहाल आप ये ध्यान रख सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया जाता है किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। और इसी के द्वारा देखिएगा कि इसके द्वारा सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया जाएगा, जिसको आप आगे चल के ICS के नाम से जानेंगे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसकी प्रतियोगी परीक्षा भी आगे होगी। पहले वो परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, बाद में वो परीक्षा भारत में होने लगेगी। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को आगे देखते रहेंगे, ठीक है। तो हाँ फिलहाल आप ये ध्यान रख लीजिए कि सिविल सेवाएं जो प्रारंभ की जाती है किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसी वजह से इसको सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसके द्वारा एक और काम देखिएगा कि जो न्यायिक प्रशासन, न्यायिक और जो राजस्व प्रशासन होता है इसको अलग अलग कर दिया जाता है। राजस्व प्रशासन देखिएगा कि पूरी तरह से कलेक्टर के हाथ में दे दिया जाता है, जो उस समय का कलेक्टर होता है, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इसी के टाइम में देखिएगा कि जो कंपनी के व्यापारी होते हैं इनको इनके निजी व्यापार पर रोक लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद जो अगला गवर्नर जनरल आएगा वो होगा जॉन शोर। जॉन शोर की बात कर ली जाए तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 1793 से लेकर 1798 तक। तो ये टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिएगा। इसके टाइम में देखिएगा कि इलाहाबाद का अल्टीमेटली कंपनी के साम्राज्य में पूरी तरह से विलय कर दिया जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, लेकिन संधि को ख़त्म करते हुए इलाहाबाद को कंपनी के साम्राज्य में पूरी तरह से मिला लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि जो हैदराबाद का निज़ाम होगा एवं मराठों के बीच में एक युद्ध होता है, एक लड़ाई होती है, खरदा की लड़ाई 1795 में। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रख के चलना है कि ये जो लड़ाई होती है किसके टाइम में होती है। तो अगर 1795 आपको ध्यान में है और जॉन शोर का टाइम पीरियड ध्यान है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जॉन शोर के टाइम में। उसके बाद जो अगला गवर्नर जनरल आएगा वो आएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की बात कर ली जाए, इसका टाइम पीरियड है 1798 से लेकर 1805 तक। हाँ, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है, इसकी मृत्यु गाजीपुर में होती है। तो इसका जो समाधि है, इसकी समाधि है गाजीपुर के, मतलब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, गाजीपुर में किसकी समाधि है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें 1798 से लेकर 1805 तक। इसके टाइम में देखिएगा इसके द्वारा जो सहायक संधि की नीति होती है इसको प्रारंभ की जाती है, और इसको हमने काफ़ी अच्छे से देखा है, डिटेल्स में देखा है, ठीक है। 1798 में जो सहायक संधि आती है।
फिर देखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में 1800 ईस्वी में, इसी के टाइम में, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो अगला गवर्नर आएगा, गवर्नर जनरल, वो होगा 1805 में आएगा सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 तक रहेगा। और इसके टाइम में एक बड़ा महत्वपूर्ण, एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण विद्रोह है सिपाही विद्रोह, वेल्लोर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह होता है 1806 में, ये जॉर्ज बार्लो का टाइम में होता है। ये डेट जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा कि इसके पहले जो सहायक संधि आई हुई है, तो ये क्या है कि जो रियासत है उनमें हस्तक्षेप की नीति अपनाई जा रही थी। जो ब्रिटिशर थे, जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, इनके द्वारा। आगे देखिएगा कि जो ये जॉर्ज बार्लो आएगा ना, इसके द्वारा जो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति थी उसका समर्थन नहीं किया जाता है। तो असल में रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया जाता है, किसके द्वारा? जॉर्ज बार्लो के द्वारा। ठीक, कुछ एक बातें ये हैं। उसके बाद जो अगला, ये इंपॉर्टेंट नाम है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो की बात कर लिया, लॉर्ड मिंटो प्रथम है ये। मिंटो प्रथम की बात करी जाए तो 1807 में आएगा, 1807 से 13 तक, ये टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिएगा। इसके टाइम में अमृतसर की संधि होती है रंजीत सिंह के साथ 1809 में। इसकी बात भी हमने पहले कर ली है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, इसके टाइम में देखिएगा कि एक एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1813 में, 1813 का चार्टर एक्ट। ये आप पॉलिटी में भी अच्छे से देखेंगे। चार्टर एक्ट की बात कर लीजिए तो देखिएगा पहली बार, ये आगे हम बात करेंगे कि पहली बार इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार मतलब भारतीयों पर शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया जाता है इस एक्ट के तहत। इसके अलावा देखिएगा कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार होता है कि वही बस पूर्व की तरफ व्यापार करेंगे, यहाँ व्यापार करेंगे, उनका एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, एक्सेप्ट चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। मतलब ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनका एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, व्यापारिक एकाधिकार है। कहाँ पर छोड़कर? चाय के व्यापार के साथ छोड़कर, और चीन के साथ जो व्यापार उनका हो रहा था, इनको छोड़कर बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। मतलब और भी कंपनियां वहां से आकर यहाँ काम कर सकती थी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिएगा कि अगला जो गवर्नर जनरल होगा वो होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात कर ली जाए तो इसका टाइम पीरियड होता है 1813 से लेकर 1823 तक। इसके टाइम में अंग्रेज और नेपाल के अंग्ल नेपाल युद्ध होगा 1814 से 16 के बीच में, ठीक। हाँ, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, सागौली की संधि 1816 में होती है, और इसकी बात भी हमने पहले कर ली है, ठीक है। और उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही टाइम में देखिएगा कि पिंडारियों का दमन कर दिया जाता है 1817-18 में। असल में पिंडारी जो होते थे ना, ऐसा कहा जाता है कि जो मराठा शासन था, मराठा और जो मुगल शासन थे, उनके टाइम में ये अपना जीवन जो थे ये लूटपाट करके चलाते थे, ठीक है, जीवन यापन करते थे। तो पिंडारियों का देखिएगा कि इनका दमन कर दिया जाता है 1817-18 में पूरी तरह से, किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि हाँ, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात कर ली जाए तो ये व्यवस्था हम आगे देखने वाले हैं, अच्छे से देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी सब देखेंगे। तो टॉमस मुनरो जो कि उस समय मद्रास का गवर्नर होता है, उसके द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की जाती है, ठीक है, 1820 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन होता है? हेस्टिंग्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 1823 से 28 के बीच आएगा लॉर्ड एमहर्स्ट। इसके टाइम में आंग्ल बर्मा युद्ध होगा 1824 से 26। ये भी हमने इसकी भी बात कर ली है, यांडूब की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पहले भी कर ली है, और ये बात भी हमने पहले ही कर ली है, बैरकपुर की छावनी में जो विद्रोह होता है 1824 में, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पहले कर ली है। उसके बाद देखिएगा ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक की बात कर ली जाए 1828 से लेकर 1835 तक, ये टाइम पीरियड जरूर ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि फिर से जो चार्टर एक्ट है 20 साल बाद आएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ पर देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। मतलब चीन और चाय के साथ जो व्यापार था उसका भी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट के तहत। और इसी के अनुसार देखिएगा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब उसको क्या बना दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी के अंतर्गत जो भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा वो कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, तो इसी के टाइम में देखिएगा कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है 1829 में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी के साथ कर्नल स्लीमैन की सहायता से इसी के टाइम में
ठगी प्रथा को भी समाप्त किया जाता है 1830 में, तो ये बात भी आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। और इसी के टाइम में देखिएगा कि मैकाले के द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी जाती है, जिसके द्वारा देखिएगा कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की घोषणा की जाती है 1835 में, ठीक है। तो हालांकि इसका जो उद्देश्य होता है असल में ये होता है कि जो भारतीय पढ़ लिख के, मतलब तन से तो भारतीय होंगे लेकिन मन से क्या होंगे, अंग्रेज होंगे, ठीक है। तो ये इनका उद्देश्य था बेसिकली। हाँ, तो उसके आगे बात कर लिया तो अगला जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा, चार्ल्स मेटकॉफ। 1835-36 छोटा सा टाइम पीरियड होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो आगे जब हम प्रेस की बात करेंगे वहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे कि क्यों इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उसके बाद 1836 से 42 तक देखिएगा लॉर्ड ऑकलैंड रहेगा। इसके टाइम में पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध होगा। तो ये सारी बातें हमने पहले भी कर ली है। और रंजीत सिंह की जो मृत्यु होती है 1839 में। तो ये सारी चीज़ें आसान बातें हैं, आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद एलन वेरो की बात कर ली जाए, इसका टाइम पीरियड 42 से 44 तक रहता है। इसके टाइम में दास प्रथा का अंत किया जाता है, ठीक। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। लॉर्ड हार्डिंग की बात कर लीजिए 44 से 48 तक। इसके टाइम में पहला आंग्ल सिख युद्ध होगा 1845 से 46 तक, ठीक है। और लाहौर की संधि 46 में होती है। तो ये आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं, ये सारी बातें हमने पहले ही कर ली हैं। और इसी के टाइम में देखिएगा कि उड़ीसा में जो खोंड जाति होती है इनके बीच में नरबली प्रथा प्रचलित होती है। तो इनको समाप्त किया जाता है 1844 से 48 के बीच में। कौन होता है, हार्डिंग होता है। इसी के टाइम में नरबली प्रथा समाप्त की जाती है। उसके बाद जो आता है डलहौजी, ये इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 1848 से 56 तक ये रहेगा। और इसके टाइम में आप देखिएगा, हाँ, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होगा। ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं। और पंजाब का कंपनी में पूरी तरह से विलय कर दिया जाएगा। इसके टाइम में जो महत्वपूर्ण घटना होगी वो ये व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसकी बात भी हमने पूरी तरह से काफ़ी अच्छे ढंग से पहले की है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, बस देख लेते हैं कि व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत देखिएगा पहले सतारा को 1848 में, फिर जैतपुर एंड संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 42 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, और अवध को देखिएगा अल्टीमेटली कुशासन के आरोप में 1856 में कंपनी में विलय कर लिया जाता है। तो ये सारी बातें हमने पहले भी कर ली है। फिर देखिएगा कि इसी के टाइम में पहली बार रेल का परिचालन शुरू किया जाएगा 1853 में। तो पहली ट्रेन जो चलेगी बम्बई से थाने के बीच में। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, बम्बई से लेकर कहाँ तक, थाने महाराष्ट्र में ही है। और दूसरा जो चलेगा, दूसरी जो ट्रेन वो कलकत्ता से लेकर रानीगंज में 1854 में। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि डलहौजी के ही टाइम में जो ICS की परीक्षा थी, इसकी प्रतियोगी परीक्षा शुरू हो जाएगी। इसी के टाइम में भारतीय नागरिक परीक्षा जो है इसके लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और जो पेशवा होते थे, पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 में कर दी जाती है डलहौजी के टाइम में। तो ये सारी बातें हमने पहले कर ली है। और रेल के साथ साथ ये भी डाक भी याद रख लीजिएगा, डाक टिकट का प्रचलन शुरू हो जाता है 1854 से, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम आएगा, 1857 की क्रांति हो गई होगी। उसके बाद 1857 की क्रांति किसके टाइम में होगी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। लॉर्ड कैनिंग की बात कर ली जाए तो देखिए इसका जो टाइम पीरियड होता है 1856 से 62 तक। इसके टाइम में 1857 का विद्रोह होगा, ठीक है। इस विद्रोह के बाद देखिए कि भारत शासन अधिनियम आएगा, भारत शासन एक्ट आएगा 1858 में। इसी के तहत, इसी के अंतर्गत देखिएगा कि जो भारत का गवर्नर जनरल होता है उसको क्या बना दिया जाता है, वायसराय। तो वायसराय जो होगा, पहला वायसराय जो होगा भारत का, वो कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रख लीजिएगा। हाँ, तो भारत शासन अधिनियम 1858 की बात कर ली जाए तो इसके द्वारा देखिएगा कि भारत का जो प्रत्यक्ष नियंत्रण है वो पूरी तरह से ब्रिटिश ताज के अधीन आ जाता है। और क्या क्या 1857 की क्रांति के बाद क्या अप्रोच रहता है इनका, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। यहाँ पर बस जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको देख रहे हैं, ठीक है। भारत का जो गवर्नर जनरल होता है वो क्या हो जाता है, वायसराय हो जाता है। और उसके बाद देखिएगा कि 1859 में जो यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह होता है, तो ये इसी के टाइम में होता है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, 1859 में यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह। और उसके बाद देखिए कि भारतीय विधि संहिता आती है 1859 में, भारतीय दंड संहिता बनती है 1860 में, जो कि आप अब BNS के नाम से जानते हैं, ठीक है। फौजदारी विधि संहिता आती है 1861 में, भारत शासन अधिनियम 1861 आता है, ठीक है। उसके बाद पुलिस विभाग का गठन किया जाता है 1861 में। तो ये सारी कुछ एक बातें हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है 1856 में,
इम्पॉर्टेंट नाम है, ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। ठीक, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात कर ली जाए, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आता है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और इसी के साथ कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रख सकते हैं। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर ली जाए तो ये देखिए, विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार के लिए अथक प्रयास किया जाता है, जिसकी वजह से देखिए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि पूना में D.K. कर्वे के द्वारा विधवा आश्रम की स्थापना की जाती है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिएगा कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की जाती है विष्णु शास्त्री पंडित जी के द्वारा, तो ये कुछ एक बातें हैं। उसके बाद देखिएगा कि लॉर्ड एलिग्न प्रथम की बात कर ली जाए, इसका टाइम पीरियड होता है 62 से 63, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसके टाइम में देखिएगा कि वहाबी आंदोलन होता है, तो वहाबी आंदोलन की बात हमने पहले कर ली है। इसी के टाइम में एक अभियान, ये देखिए, ये अम्ब्रेला कैंपेन, तो ये भारत का जो पश्चिमोत्तर वाला इलाका है, बेसिकली अफ़गानिस्तान वाला इलाका, तो अफ़गानिस्तान में जो नॉर्थ वेस्ट में ये जो कबायली होते हैं उनके दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया जाता है। तो ये बस आप नाम ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो अभियान है किसके टाइम में चलाया गया था, एलिग्न के टाइम में 62-63 में। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जॉन लॉरेंस जो आएगा 1862 से 64 से 69 तक ये रहेगा। इसके टाइम में देखिए कि भारत एवं जो यूरोप है इनके बीच में पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की जाएगी। ठीक है, और जो कलकत्ता है, बम्बई है एवं जो मद्रास है, यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी जॉन लॉरेंस के टाइम में। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें हैं, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद लॉर्ड मेयो की बात कर ली जाए तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, 1869 से लेकर 72 तक। मेयो का टाइम में देखिएगा कि 72 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की जाएगी, और पहली बार जो जनगणना की जाएगी वो कब की जाएगी, इसी के टाइम में की जाएगी 1872 में, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और देखिएगा कि इसी के कार्यकाल के दौरान जब ये अंडमान निकोबार जाता है तो एक अफ़गान के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो मेयो की हत्या कर दी जाती है कहाँ पर, अंडमान निकोबार में, एक अफ़गान के द्वारा। ठीक है, और लॉर्ड मेयो के द्वारा देखिएगा कि आर्थिक विकेंद्रीकरण की भी नीति अपनाई जाती है, तो ये कुछ एक बातें हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और आर्थिक विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन के बाद बात की जाए, अगला जो आएगा 1872 से 76 तक रहेगा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक की बात कर ली जाए तो इसके टाइम में देखिएगा कि अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए नेटिव मैरिज एक्ट आता है 1872 में, तो इस एक्ट का नाम ध्यान रख लीजिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक, उसके बाद कूका विद्रोह की बात हमने पहले ही कर ली है। 1872 में कूका विद्रोह होता है पंजाब में, तो यही पूछा जाता है किधर की तरफ होता है, पंजाब में। हाँ, लेकिन किसके टाइम में होता है तो ये बात आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। अगर ये ध्यान है 72 और ये टाइम पीरियड ध्यान है तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगले वायसराय लॉर्ड लिटन की बात कर ली जाए तो 1876 से 80 तक इसका टाइम पीरियड होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके टाइम में जो महत्वपूर्ण बात होगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो ये है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। हालांकि इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात कर लिया 1878 में, असल में ये भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक्ट लाया गया था। आगे हम डिटेल्स में देखने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, तो लॉर्ड लिटन की बात कर लिया 1876 से 80, टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिएगा। इसके टाइम में एक और एक्ट आता है 1876 में, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। इसी के अंतर्गत देखिएगा कि जो महारानी विक्टोरिया होती हैं इनको ब्रिटिश साम्राज्य का, मतलब ब्रिटिश भारत का साम्राज्ञी रानी घोषित कर दिया जाता है और कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद हाँ, ये दिल्ली दरबार में, ये ध्यान रख सकते हैं आप, दिल्ली दरबार में होता है ये 1877 में, ये दिल्ली दरबार में एक आयोजन होता है उसी में। फिर इसी के टाइम में एक घटना घटती है, भयानक अकाल आता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत का जो इलाका है इधर की तरफ बड़ा भारी अकाल आता है। उसके बाद देखिएगा कि इसी के टाइम में जो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी, इनकी जो मैक्सिमम उम्र है 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी जाती है, उम्र काफ़ी कम कर दी जाती है। उसके बाद कुछ एक और फैक्ट जैसे ये ध्यान रख सकते हैं, लॉर्ड लिटन के टाइम में आर्म्स एक्ट आता है 1878, और दूसरा जो अफगान युद्ध होगा, आंग्ल अफगान युद्ध, ये कब होगा 1878 से 80 के बीच, ये किसके टाइम में होगा, लॉर्ड लिटन के टाइम में। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण नाम होगा वो होगा लॉर्ड रिपन, 1880 से लेकर 84 तक। इसके टाइम में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उसमें ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो देखिए 1872 में जनगणना की शुरुआत हो गई थी, लेकिन नियमित रूप से जनगणना की जो शुरुआत होती है, विधिवत ढंग से जो जनगणना की शुरुआत होती है वो होती है 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, वर्नाक्यूलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज,
ठीक, आगे हम देखेंगे। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है इसको समाप्त कर दिया जाता है 1882 में। ठीक है, और देखिएगा कि लॉर्ड रिपन जो है इसको स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में भी जाना जाता है, बिकॉज इसके द्वारा देखिएगा कि स्थानीय स्वशासन के लिए एक अधिनियम पेश किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो प्रशासन है, प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र का शासन बढ़े, मतलब लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है, इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि पहला जो कारखाना अधिनियम आता है वो 1882 में, इसी के टाइम में आएगा। और हंटर आयोग जो कि शिक्षा में सुधार से संबंधित है, आगे हम बात करने वाले हैं, ये भी इसी के टाइम में आएगा। और उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद की बात कर ली जाए 1883-84 में लॉर्ड रिपन के ही टाइम में। देखिए, इल्बर्ट बिल की बात कर ली जाए तो असल में इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं, भारतीय मजिस्ट्रेट हैं, इनको भी जो यूरोपीय व्यक्ति होते थे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की शक्ति होगी, इनको अधिकार होगा, ये उद्देश्य होता है इनका, जिसका कि भारी विरोध होता है ब्रिटिश समुदाय के द्वारा। तो अल्टीमेटली देखिए कि ब्रिटिश जो सदस्य होते हैं समय से पहले त्यागपत्र दे दिया जाता है। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है ना 1883-84 में ये बिल पेश किया जाता है, किसके टाइम में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो इम्पॉर्टेंट ये है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद डफरिन की बात कर लीजिए 1884 से 88 तक, इसी के टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन की बात कर लिया 1888 से लेकर 1894 तक। तो ये टाइम पीरियड मोटा मोटी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके टाइम में देखिएगा कि डुरंड आयोग की स्थापना हुई 1893 में, जिसके द्वारा भारत और अफगानिस्तान का जो सीमा होता है इसका निर्धारण किया जाता है। इसलिए देखिए कि भारत अफगान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो और हाँ 1891 में एक कारखाना अधिनियम आता है। तो 1891 कारखाना अधिनियम जो आता है ये लैंसडाउन के टाइम में आता है। तो मोटा मोटी ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी प्रथम कारखाना अधिनियम हम देख चुके हैं। एज ऑफ कंसेंट की बात कर लिया। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, एज मतलब उम्र। तो इस नाम से एक एक्ट पास किया जाता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ध्यान रख लीजिएगा। बैराम जी मालाबारी के प्रयास से ये एक्ट पास किया जाता है। इसमें देखिएगा कि लड़की के विवाह की जो उम्र होगी, कम सबसे कम उम्र, मिनिमम उम्र, वो कितनी कर दी जाएगी, 12 वर्ष, क्योंकि उस समय ऑब्वियस सी बात है कि बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। तो धीरे धीरे ये प्रयास शुरू किया जाएगा, धीरे धीरे उम्र बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, 12 वर्ष, फिर 14, फिर 16, 18 ऐसे करके। ठीक है, आगे आप देखते जाएंगे क्रम से। उसके बाद देखिएगा कर्जन आता है 1899 से 1905 तक ये रहेगा। इसके टाइम में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा 1905 में, इसकी बात हम आगे करेंगे। फिर भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 आता है। तो ये अधिनियम ध्यान रख लीजिएगा और किसके टाइम में आया हुआ है। ये टाइम टाइम पीरियड ध्यान रखते हैं तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि किसके टाइम में ये आया होगा, 1904 वाला एक्ट। फिर भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। रेलवे बोर्ड की बात कर लीजिए 1905 में आता है। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की जाती है। पुरातत्व विभाग की बात कर लीजिए, ये भी 1904 में। फिर देखिएगा कि बिहार के पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाती है। फिर ये यंग हस्बैंड मिशन की बात कर लिया, तिब्बत में जो भेजा जाता है 1904 में, ये भी इसी के टाइम में। तो इसकी बात हमने पहले ही कर ली है। फिर देखिएगा कि जो बंगाल विभाजन होगा, आगे हम बंगाल विभाजन की बात करने वाले हैं 16 अक्टूबर 1905 को, जिसका पर्पस क्या होता है, फूट डालो और राज करो। ठीक, तो ये सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल आप ये ध्यान रख लीजिए कि इसके टाइम में होता है। उसके बाद देखिएगा मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड होता है 1905 से 10 तक। इसके टाइम में एक अधिनियम आएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार की बात हम आगे करेंगे अच्छे से। इसके तहत देखिएगा कि पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की जाएगी मुस्लिमों के लिए। तो आगे भी हम बात करने वाले हैं। फिर हार्डिंग आएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात कर लीजिए 1910 से लेकर 1916 तक। इसके टाइम में देखिएगा कि जो राजधानी होगी ना, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा कर दी जाएगी। कब, 12 दिसंबर 1911 को। उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली राजधानी हो जाती है 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग की बात करें 1916 में, इसको देखिएगा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU का कुलाधिपति बनाया जाता है। उसके बाद चेम्सफोर्ड की बात कर ली जाए 1621 तक। तो इसी के टाइम में देखिएगा प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो कि 1916 में इसकी स्थापना की जाएगी DK कर्वे के द्वारा।
और उसके बाद ये देख लीजिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की बात कर लीजिए 1919 वाला, तो ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं, ये यहाँ लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। और उसके बाद ये नाम ध्यान रख सकते हैं, ये प्रथम भारतीय होते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, बिहार के गवर्नर बनते हैं, ठीक है, प्रथम भारतीय होते हैं एसपी सिन्हा, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद लॉर्ड रीडिंग की बात कर लीजिए 1921 से लेकर 26 तक, तो टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिएगा। इसी के टाइम में देखिएगा कि जो आर्य समाज के दयानंद सरस्वती वाला जो आर्य समाज है, आर्य समाज के ये सदस्य होते हैं श्रद्धानंद, ठीक है, तो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी जाती है। ये समाज सुधारक होते हैं, आर्य समाज के सदस्य होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, ठीक है, तो इनकी हत्या कर दी जाती है 1926 में। किसके टाइम में? लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आईसीएस की जो परीक्षा होगी ये लंदन में तो पहले हो ही रही थी, अब क्या दिल्ली में भी ये परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो दिल्ली हम लंदन दोनों जगह परीक्षा कराने का निर्णय लिया जाता है इसी के टाइम में, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड इरविन की बात कर लिया 26 से 31 तक। इसके टाइम में देखिए शारदा एक्ट आएगा 1930 में। यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, लड़की की उम्र शादी की मिनिमम कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष, और लड़का 18 वर्ष। साइमन कमीशन इसी के टाइम में आएगा। उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन की बात कर लिया 31 से 36 तक। भारत शासन अधिनियम 1935, ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे भी हम देखने वाले हैं। तो इसके तहत देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है, यहाँ पर देखिएगा प्रांतों में द्वैध शासन लाया जाता है, और भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत देखिएगा कि प्रांतों में जो द्वैध शासन होता है उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। फिर बर्मा जो देखिएगा 1935 में भारत से अलग हो जाता है इसी के टाइम में, वेलिंगटन के टाइम में। उसके बाद लिनलिथगो की बात कर लीजिए 36 से 44 तक ये रहेगा। इसके टाइम में पहला आम चुनाव होगा, आम चुनाव की बात हम करने वाले हैं। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन होगा, इसकी भी बात करने वाले हैं। सारी बातें हम डिटेल्स में करेंगे। फिलहाल आप जो भी गवर्नर जनरल है, वायसराय हैं, उनको क्रम से देख लीजिए, उनका टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिए मोटा मोटी, और उनके टाइम में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको ध्यान रख लीजिए। उसके बाद हाँ, लॉर्ड वेवेल 44 से 47 तक। इसके टाइम में कैबिनेट मिशन 46 में आएगा। नौसैनिक विद्रोह होता है इसी के टाइम में। फिर देखिएगा माउंटबेटन की बात कर लीजिए 47 से 48 तक। तो ब्रिटिश भारत के ये अंतिम एवं स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय होंगे। कौन? माउंटबेटन, ठीक है। क्योंकि फिर देखिएगा कि आगे जो वायसराय होगा वो क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल हो जाएगा, और अल्टीमेटली गवर्नर जनरल का जो पद होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो देखिए हाँ, ब्रिटिश भारत के अंतिम एवं स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय, और भारत विभाजन की जो माउंटबेटन योजना है इसकी घोषणा की जाती है माउंटबेटन के द्वारा। कब? 3 जून 1947 को, ठीक। ये कुछ एक बातें हैं। उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम जो गवर्नर जनरल होंगे वो कौन होंगे? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। संविधान जब लागू होगा उसके बाद ये गवर्नर जनरल का जो पद होगा इसको समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ लिखा है मैंने, संविधान लागू के बाद गवर्नर जनरल का जो पद होता है इसको समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद चलिए बात करते हैं आधुनिक भारत में जो शिक्षा का विकास होता है। क्रम से देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उनकी अगर बात कर लिया तो देखिए 1781 में, हालांकि ये बात हमने पहले कर ली है, कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की जाती है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और इसके जो पहले प्रमुख होंगे वो कौन होंगे? मौलवी मुइजुद्दीन, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं। 1791 में देखिएगा कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की जाएगी। बनारस के जो ब्रिटिश रेजिडेंट होता है जोनाथन डंकन, इनके प्रयास से, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। 1800 ईस्वी में देखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ये हमने पहले भी देख लिया है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि कंपनी के जो असैनिक अधिकारी होते थे उनको शिक्षा दी जाए, उनकी शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1813 में देखिएगा कि हाँ, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि पहली बार शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है कंपनी के द्वारा। लेकिन देखिएगा कि ये ध्यान आपको यही रखना है कि 1 लाख खर्च करने की जो स्वीकृति प्रदान की जाती है पहली बार शिक्षा पर भारतीयों के लिए 1813 में, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि 1823 तक कोई भी राशि उपलब्ध नहीं की जाती है, बट कागज़ में स्वीकृति प्रदान की कर दी जाती है। उसके बाद 1835 में देखिएगा, इसकी बात भी हमने कर ली है, कि लॉर्ड मैकाले का जो स्मरण पत्र होता है, जो मैन्यूट होता है, उसमें देखिएगा कि शिक्षा का जो माध्यम है अंग्रेजी, ये बनाने की घोषणा की जाती है, सिफारिश की जाती है, ठीक है। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया है कि तन से भारतीय परंतु मन से क्या, अंग्रेज पैदा हो, ये इनका उद्देश्य होता है जो भारतीय हैं उनके बारे में।
उसके बाद देखिएगा कि हाँ, मैकाले का ये स्टेटमेंट है कि भारतीय जो है ना, भारतीय साहित्य की अगर बात कर ली जाए तो भारतीय साहित्य का स्तर जो है यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है, ये उसका स्टेटमेंट है। तो ये बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिएगा कि 1843 से 53 तक जेम्स थॉमसन के द्वारा जो देशी भाषा होती है ना, देशी भाषाओं द्वारा ग्रामीण शिक्षा की विस्तृत योजना तैयार की जाती है। ठीक, तो ये कुछ एक बातें हैं, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट नाम है वुड डिस्पैच 1854। वुड डिस्पैच 1854 की बात कर ली जाए, 1854 में जो वुड डिस्पैच आता है इसकी बात कर ली जाए तो इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा के लिए बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं, बहुत सारी बातों की सिफारिश की गई। जैसे कि देखिएगा कि यहाँ पर भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित ये पहला विस्तृत ये प्रस्ताव होता है। यहाँ पर देखिएगा जो सिफारिशें की गई हैं, महत्वपूर्ण सिफारिशें, और उसमें एक ये है कि उच्च शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगी। उसके बाद स्कूली स्तर की जो शिक्षा होगी उसमें जो भाषा होगी वो देशी भाषा होगी। और इसके अलावा एक और सिफारिश ये है कि महिला शिक्षा एवं जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, इस पर भी जोर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद ये एक फैक्ट है, ध्यान रख सकते हैं, बेथुन स्कूल की जो स्थापना की जाती है 1849 में कलकत्ता में की जाती है J.D. बेथुन के द्वारा। जॉन एलियट ड्रिंक वाटर नाम है। ठीक है, जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन के द्वारा। उसके बाद हंटर आयोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। हंटर आयोग, ये वाला जो हंटर आयोग है ये शिक्षा से संबंधित है। तो इस हंटर आयोग की बात कर ली जाए 1882 में ये आता है और W हंटर की अध्यक्षता में। तो ये तो बात आप समझ पा रहे होंगे। इसमें असल में देखिएगा कि 1854 के बाद शिक्षा की अगर बात कर ली जाए तो 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई जो भी प्रगति हुई थी उसकी समीक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है, जिसके द्वारा केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर काम किया जाता है और प्राथमिक शिक्षा की बात कर लिया तो उस पर विशेष जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की बात कर लीजिए, जो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की बात करें तो देखिए 1902 में सर टॉमस रेले, ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं कि सर टॉमस रेले, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था जिसके द्वारा इस अधिनियम को पारित किया जाता है। 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित एक आयोग के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया जाता है और इसके द्वारा देखिएगा कि जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए हर वर्ष प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाता है इस अधिनियम के तहत। और जो प्राथमिक शिक्षा है और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है इस पर काम नहीं किया जाता है। इसी वजह से देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला ये अधिनियम था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद सैडलर आयोग की बात कर ली जाए तो इसका जो गठन किया जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो सिफारिश की जाएगी कि जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय की अगर शिक्षा में सुधार कर रहा है तो पहले माध्यमिक स्तर में सुधार लाना आवश्यक है। ठीक है, बाकी आप ध्यान रख लीजिएगा। सैडलर आयोग जो है ये किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद हार्टुग समिति की बात कर ली जाए, ये भी शिक्षा से संबंधित है। इसमें देखिएगा कि इसके द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा है इस पर बल दिया जाता है, प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि केवल जो समर्पित विद्यार्थी है उनको ही, मतलब उच्चतर जो माध्यमिक है अर्थात इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है, उच्चतर माध्यमिक या फिर जो उच्च शिक्षा है उसमें प्रवेश लेना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ एक सिफारिशें आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत देखिएगा कि जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, जाकिर हुसैन। सिफारिशों की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं उनमें ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो सिलेबस है, सिलेबस में दस्तकारी को शामिल करने का सुझाव दिया जाता है। दस्तकारी अर्थात हैंडक्राफ्ट, मतलब जो हाथ से बनाई गई चीज़ें होती थी, जो हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें होती हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है। उनकी शिक्षा को शामिल किए जाने का सुझाव इसमें दिया जाता है पाठ्यक्रम में, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो शिक्षा है, शिक्षा प्रथम 7 क्लास तक निःशुल्क होनी चाहिए एवं अनिवार्य होनी चाहिए तथा शिक्षा की जो भाषा होगी वो क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद इस देखिएगा कि इसके अंतर्गत जो सिफारिश की गई है कि 8वीं क्लास के बाद शिक्षा की जो भाषा है वो अंग्रेजी की जा सकती है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है, शिक्षा जो है ये हस्त उत्पादित कार्य अर्थात मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क्स पर आधारित होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद हाँ एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर शिक्षा से ही संबंधित है शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944।
इसकी बात कर लिया है तो इसके द्वारा जो सिफारिश की गई थी वो ये कि जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है, जो इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम है, उसको समाप्त कर दिया जाए, उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाए। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद आधुनिक भारत में प्रेस का जो विकास होता है उसके अंतर्गत जो भी बातें हो सकती हैं उनको देखते हैं। देखिएगा कि भारत का जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जाएगा वो 1780 में किया जाएगा बंगाल गजट के नाम से, जिसको कलकत्ता जनरल एडवाइजर के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, 1780 किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा। ये एक आयरिश होते हैं, आयरलैंड के। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि उर्दू का जो पहला अखबार शुरू किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। किस नाम से? जामे जहानुमा के नाम से। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा एक और अखबार, गुजराती का जो प्रथम अखबार होता है, ये शुरू किया जाता है, बम्बई समाचार। उसके बाद देखिएगा कि हिंदी का जो पहला अखबार होगा 1826 में जो शुरू होगा वो होगा उदंड मार्तंड। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके संपादक होते हैं जुगल किशोर। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जो बंगाली भाषा का पहला अखबार होता है वो होता है दिग्दर्शन। तो ये ध्यान आप रख सकते हैं। बाकी देखिएगा कि भारतीयों के द्वारा, जो भारतीय होते हैं इनके द्वारा अंग्रेजी में पहला जो समाचार पत्र शुरू किया जाएगा उसका नाम होता है हिंदू पैट्रियाट। 1853 में ये शुरू किया जाएगा और इसके जो पहले संपादक होंगे वो होंगे गिरीश चंद्र घोष। उसके बाद हरिश्चंद्र मुखर्जी होते हैं। उसके बाद क्रिस्टोफल दास होते हैं, और क्रिस्टोफल दास का नाम इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इनको भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार भी कहा जाता है। ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, बिकॉज हिंदू पैट्रियाट के लिए इनके द्वारा बहुत सारा काम किया जाता है। इनको हिंदू पैट्रियाट के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। ये सब बातें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी देखिएगा कि भारतीय पत्रकारिता का जो अग्रदूत माना जाता है वो किनको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। इनके द्वारा बंगाली में एक समाचार पत्र संवाद कौमुदी के नाम से, और फारसी का जो प्रथम अखबार है मिरातुल अखबार, ये भी शुरू किया जाता है। तो ये बात है, आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय होंगे वो, देखिए ये बाल गंगाधर तिलक लिखा हुआ है, लेकिन आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम ध्यान रख लीजिएगा। 1883 में वो जेल जाते हैं। तो प्रायोरिटी की बात कर लिया, एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक का नाम होता है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी नाम होता है, तो आप प्रायोरिटी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को दीजिएगा। अगर ऑप्शन में उनका नाम नहीं होता है तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा कि जो मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय, ये जो कविताएं लिखते थे वो मकरंद के नाम से लिखते थे। ये एक फैक्चुअल बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप देखिएगा कि जो उदारवादी लीडर थे, अभी हम बात करने वाले हैं नरमपंथी और गरमपंथी लीडरों के बारे में। तो जो उदारवादी लीडर थे ये अपनी नीतियों का जो प्रचार प्रसार करते थे वो किस समाचार पत्र के माध्यम से करते थे? लीडर समाचार पत्र के माध्यम से। ये ध्यान रख लीजिएगा। और गदर पत्र की बात हम आगे करने वाले हैं। हालांकि गदर पत्र का जो पहला अंक था वो उर्दू में था। ये इंपॉर्टेंट बात है, बाकी हम आगे देखने वाले हैं, यहाँ पर नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। हाँ, तो उसके बाद देखिएगा ये सब समाचार पत्र है। समाचार पत्र से संबंधित ऊपर रेगुलेशन है, राजा राम मोहन राय। आगे देखिए, हाँ चलिए पहले देख ही लेते हैं जो भी एक्ट्स हैं, जो रेगुलेशन है। देखिए 1799 में 1799 में एक एक्ट आता है, प्रेस नियंत्रण अधिनियम, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। तो इसमें देखिएगा कि जो संपादक होता है, एडिटर, जो मुद्रक होता था अर्थात जो प्रिंट करने वाला प्रिंटर, तथा जो मालिक होता था, तो इनके नाम को अखबार में देना अनिवार्य किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। बाद में देखिएगा कि 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट आता है 1823 में। तो ये तो नाम से ही आपको प्रतीत होना चाहिए। लाइसेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, रेगुलेशन मतलब लाइसेंस को जो रेगुलेट करे, वो वाला एक्ट है। जॉन एडम्स के द्वारा ये एक्ट लाया जाता है, और ये नाम से ही पता चल रहा है कि बिना अनुज्ञप्ति अर्थात बिना लाइसेंस के प्रेस की स्थापना दंडनीय अपराध होगी। ठीक है, इसीलिए लाइसेंस अनिवार्य था। ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं। और इसी एक्ट के तहत देखिएगा कि इसी नियम का शिकार हो जाएगा कौन सा अखबार? मिरातुल अखबार, और इसका प्रकाशन बंद हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अगला एक्ट आएगा, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835। अब ये नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा, लिबरेशन मतलब यहाँ पर आपको आज़ादी दी जाएगी, नाम से पता चल रहा है। तो ये कब दिया जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ के टाइम में। इसीलिए आप देखिएगा कि चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यहाँ पर देखिए
जो बंधन लगाया गया था उस बंधन को यहाँ पर तोड़ा जाता है। ये उदार अधिनियम होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है। और यहाँ पर देखिएगा कि 1823 का जो लाइसेंस नियम था उसको रद्द कर दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है कि जो प्रकाशक या फिर जो मुद्रक हैं उनको केवल प्रकाशन के स्थान की ही सूचना देनी होती थी। ठीक है, इतनी सी बात थी। उसके बाद देखिएगा कि फिर से 1857 में जो लाइसेंस एक्ट है फिर से ये लागू किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में देखिएगा रजिस्ट्रेशन से संबंधित अधिनियम आएगा, पंजीकरण अधिनियम 1867। इसमें देखिएगा कि चार्ल्स मेटकॉफ का जो अधिनियम है उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा, अर्थात जो मुद्रित सामग्री होगी, मतलब जो भी प्रिंटेड मटेरियल है, मुद्रक हैं, जो प्रकाशक हैं, ठीक है, या फिर जो मुद्रण का स्थान है जहाँ पर उसकी प्रिंटिंग की जा रही है, उस सब का उल्लेख करना उसमें अनिवार्य था। ये सारी चीज़ें इसमें इस अधिनियम के तहत। हालांकि अगला जो एक्ट आएगा ये इम्पॉर्टेंट है, वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जो देशी भाषा है। देशी भाषा में जो समाचार पत्र आते थे उनको बंद करने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए ये एक्ट लाया जाता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। इसको गैगिंग अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। गैगिंग जो कि एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है मुंह बंद करना या फिर प्रतिबंध लगाना। ठीक, तो ये ध्यान आप रख सकते हैं। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात कर लीजिए, लॉर्ड लिटन के टाइम में एक्ट आता है, इसको मुंह बंद करने वाला एक्ट के नाम से जानते हैं। और ये बता ही दिया है मैंने आपको, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने के लिए लाया गया था। इसके अंतर्गत देखिएगा कि भारत में ही सहचर, सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश तथा अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाता है इसी एक्ट के तहत। ठीक, लेकिन इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एक्ट के अंतर्गत देखिएगा इसकी कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार नामक एक पत्रिका होगी, इसको रातों रात अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी देखिएगा कि 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इस एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है। हाँ, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि पत्रकार के रूप में जेल जाने वाले पहले जो भारतीय होते हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी होते हैं। और देखिएगा कि 1893 में, 96 में और 96-97 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कुछ एक काम किए जाएंगे लोगों को एकजुट करने के लिए। जैसे गणपति उत्सव को प्रारंभ किया जाएगा 1893 में तिलक जी के द्वारा। फिर शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया जाएगा 1896 में। फिर कर न अदायगी अभियान, मतलब कर नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है, कर न अदायगी अभियान 1896-97 महाराष्ट्र में शुरू किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और उसके बाद बात कर लीजिए 1897 में, इनकी बात कर लीजिए तो थोड़ा डिटेल्स में आगे हम देख लेते हैं, आगे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जो रेगुलेशन एक्ट है इनसे संबंधित देखिए, समाचार पत्र अधिनियम 1908 आता है। इसमें इसके अंतर्गत देखिएगा कि जो भी उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियाँ होती थी उन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है इस एक्ट के द्वारा। बाकी भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 आता है। इसके अंतर्गत देखिएगा कि 1878 के जो भी प्रावधान थे लॉर्ड लिटन के द्वारा, जिसको रिपन के द्वारा ख़त्म किया गया था, उसको फिर से लागू कर दिया जाता है। किसके द्वारा? इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, 1878 के अधिनियम के सभी घिनौने प्रावधान पुनर्जीवित हो जाते हैं। और उसके बाद ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया जाता है 1921 में, जिसके द्वारा सिफारिश क्या की जाती है कि 1908 एवं 1910 का जो अधिनियम है इसको रद्द कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद चलिए जितने भी महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं और उसके बाद जो भी पुस्तकें हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे फ्री हिंदुस्तान की बात कर ली जाए तो इसके जो संस्थापक हैं तारकनाथ दास, ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जगह का नाम ध्यान रख सकते हैं, अमेरिका में इसकी स्थापना होती है। इंडियन मिरर की बात कर ली जाए तो इसके जो संस्थापक है देवेंद्र नाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष, कलकत्ता में, अंग्रेजी भाषा में। बाकी आप समाचार पत्र एवं संस्थापक का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद टाइम मिलता है तो स्थान, और जिनको हाईलाइट किया है वहाँ पर भाषा भी ध्यान रख लीजिएगा। जैसे गदर की बात कर लीजिए, 1913 में साप्ताहिक पत्रिका थी, तो लाला हरदयाल इसके संस्थापक होते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। सैन फ्रांसिस्को भी ध्यान रख लीजिएगा, और इसका जो पहला अंक होता है वो उर्दू में होता है। ठीक है, उर्दू में पहला समाचार पत्र होता है। फिर अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, इन भाषाओं में भी इस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया जाता है। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका की बात कर लीजिए, जो भी मैंने आपको बताया वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था, इसकी कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात इसको बंगाली से किस में बदल दिया जाता है,
अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। शिशिर कुमार घोष जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कलकत्ता, पहले बंगाली भाषा में फिर अंग्रेजी में। इंडियन ओपिनियन की बात कर लिया 1930 में, ये साउथ अफ्रीका में ही इसका प्रकाशन होता है गांधी जी के द्वारा। इसके पहले संपादक होते हैं मनसुख लाल नजर। ठीक है, और भाषा आप ध्यान रख सकते हैं, चूँकि साउथ अफ्रीका में इसका प्रकाशन हुआ था, अंग्रेजी तो ज़रूर ही हो जाएगी भाषा। फिर उसके बाद गुजरात के हैं तो गुजराती, और हिंदी राष्ट्रभाषा है तो ये ध्यान रख सकते हैं, और एक और भाषा तमिल आप ध्यान रख सकते हैं। यंग इंडिया की बात कर लिया तो ये भी गांधी जी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है अहमदाबाद से। पहला जो हाँ, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, तो ये बात ध्यान रख सकते हैं आप। नवजीवन की बात कर लिया, हरिजन की बात कर लिया है तो ये भी दोनों गांधी जी के द्वारा। नवजीवन की बात कर लिया तो अहमदाबाद। जगह का नाम आप बाद में ध्यान रख लीजिएगा, पहले आप जो समाचार पत्र है और उनके जो संस्थापक हैं उनको ध्यान रख लीजिए। उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ इस नाम से समाचार पत्र शुरू किए जाते हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, बम्बई से, और दोनों अंग्रेजी में, तो ये याद रखना आपको आसान है। और उसका सोम प्रकाश की बात कर लिया तो इसका जो प्रकाशन किया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ये समाचार पत्र हो जाता है। एक और सोम प्रकाश है, द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, और ये पहला बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। फिर वंदे मातरम की बात कर ली जाए तो इसके संस्थापक होते हैं विपिन चंद्र पाल एंड अरविंद घोष, और एक और वंदे मातरम होता है लाला लाजपत राय जिसके संस्थापक होते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये लाहौर से इसका प्रकाशन होता है उर्दू में, और इसकी बात कर ली तो ये अंग्रेजी में। और उसके बाद देखिएगा तो ये इम्पोर्टेंट नाम है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बम्बई से ही दोनों समाचार पत्र, एक तो केसरी और एक मराठा। केसरी की बात कर ली जाए तो अंग्रेजी में, और मराठा की बात कर ली जाए केसरी की बात कर ली जाए तो मराठी में, और मराठा की बात कर ली जाए तो अंग्रेजी में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ये ऐसे ध्यान रख लीजिए कि जो मराठा समाचार पत्र है वो मराठी में नहीं है, तो किस में है? अंग्रेजी में है, और जो केसरी है वो मराठी में है। ठीक है, उल्टा, मतलब इसको उल्टा ध्यान रख लीजिए। उसके बाद अल हिलाल की बात कर ली जाए एंड अल बिलाग की बात कर ली जाए, तो जहाँ जहाँ अल लगा हुआ है ये किनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, कलकत्ता से, उर्दू भाषा में। उसके बाद राष्ट्र गुफ्तार की बात कर लिया तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बम्बई से, गुजराती भाषा में। द इंडियन नेशन की बात कर लिया तो कामेश्वर सिंह, पटना, याद रख लीजिएगा। स्वदेश वाहिनी की बात कर लिया तो रामकृष्ण पिल्लई। इंडिपेंडेंट की बात कर लिया तो मोतीलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला समाचार पत्र होगा इंडियन हेराल्ड, ये रिवीजन क्रम में ये सब देखते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम नहीं है, आर विलियम्स। और बंगाल गजट की बात कर ली जाए, वो वाला बंगाल गजट नहीं, ठीक है, तो ये बात भी आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जामे जहानुमा की बात कर ली जाए तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, कलकत्ता से। ये उर्दू का पहला समाचार पत्र है। वैसे ही गुजराती का पहला समाचार पत्र बम्बई समाचार है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, कलकत्ता से। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा ईस्ट इंडियन दैनिक की बात कर लीजिए, ये पहले ही बता दिया है मैंने आपको, हेनरी विवियन डेरेजियो। बंगाली की बात कर लिए गिरीश चंद्र घोष, और बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके प्रकाशन करते हैं, संपादन करते हैं। उसके बाद द लीडर की बात कर लिया, मदन मोहन मालवीय। ठीक, इसी के माध्यम से जो उदारवादी थे अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद देखिएगा कि द नेशनल हेराल्ड की बात कर लिया तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। बहिष्कृत भारत की बात कर लीजिए तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। कौमी आवाज़ की बात कर लीजिए तो ये ध्यान रख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू एंड रफ़ी अहमद किदवाई। बाकी जवाहरलाल नेहरू का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स की बात कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, के एम पन्नीकर। बॉम्बे क्रॉनिकल की बात कर लीजिए तो फिरोज शाह मेहता, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्च लाइट की बात कर लिया तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी इंपॉर्टेंट है। द हिंदू की बात कर लिया तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जी सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद बंग दर्शन की बात कर लिया तो बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद दैनिक आज की बात कर लिया तो शिव प्रसाद गुप्त। द पायनियर की बात कर लिया जॉर्ज एलन। पारिदर्शक एंड स्वदेश मित्र की बात कर लीजिए तो जीएस अय्यर। युगांतर की बात कर लिया तो भूपेंद्र नाथ दत्त, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन का प्रकाशन। उसके बाद कुदियारसु की बात कर लिया तो ईवी रामास्वामी नायकर, या फिर पेरियार के नाम से इनको जानते हैं, तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप कॉमरेड की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया की बात कर लिया तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सुधारक की बात कर लिया तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो ये सब समाचार पत्र एवं उसके जो संस्थापक हैं, संपादक हैं,
उनके नाम हैं। इसके अलावा नेशनल पेपर की बात कर लिया तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, स्टेट्समैन की बात कर लिया तो रॉबर्ट नाइट के द्वारा, ट्रिब्यून की बात कर लिया तो दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा, समाचार दर्पण की बात कर लिया जेसी मार्शमैन के द्वारा, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात कर लिया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इसके अलावे ये कुछ एक पुस्तकें हैं, पहले पुस्तकों की बात इधर कर लेते हैं। जैसे पुस्तकों में देखिएगा कि हिंद स्वराज की बात करें, जो मूल रूप से इसकी जो भाषा थी गुजराती थी, इसके जो लेखक हैं महात्मा गांधी, एंड माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसकी भी जो मूल रूप से भाषा है वो गुजराती है। तो इन दोनों का लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। उसके बाद देखिएगा कि 1857 ये जो पुस्तक है इसके जो रचयिता है वो है एस.एन. सेन। इसकी बात हमने पहले ही कर ली है। एस.एन. सेन जो है ये भारतीय स्वाधीनता के सरकारी इतिहासकार हैं। ये बात हमने 1857 की क्रांति के अंतर्गत कर ली है, ठीक है। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम की बात कर ली जाए, इंपॉर्टेंट नाम है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बापू माई मदर, ये जो रचना है किनकी है? मनु बहन गांधी की है। गीता रहस्य की बात कर ली जाए बाल गंगाधर तिलक। अनहैप्पी इंडिया की बात कर ली जाए लाला लाजपत राय। दुर्गेश नंदिनी की बात कर लिया, बंग दर्शन की बात करें, आनंद मठ की बात करें तो ये तीनों जो पुस्तकें हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की है। इंडिया फॉर इंडियंस की बात कर जाए तो चित्तरंजन दास। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की बात कर लीजिए तो रफ़ीक जकारिया है। इंडियन अनरेस्ट की बात कर लिया तो वैलेंटाइन शिरोल, जिसमें इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनको भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्ट्रगल की बात कर लिया तो सुभाष चंद्र बोस। इंडिया डिवाइडेड की बात कर लिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द ब्रोकन विंग की बात कर लिया तो सरोजनी नायडू। टुवर्ड्स स्ट्रगल, प्रेजेंट डायरी, सर्वोदय योजना की रूपरेखा, वाई सोशलिज्म, इनकी बात कर ली जाए तो सबके नाम क्या हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद द फिलॉसफी ऑफ बम की बात कर ली जाए तो ये है भगवती चरण बोहरा। बंदी जीवन की बात कर लीजिए तो शचीन्द्र नाथ सान्याल। इंडियन मुसलमान की बात कर लीजिए तो डब्ल्यू हंटर। एंड इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड की बात कर लीजिए तो भगत सिंह। अनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कर ली जाए तो भीमराव अंबेडकर। द विल ऑफ हिस्ट्री की बात कर लीजिए तो राम मनोहर लोहिया। एंड गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन की बात कर ली जाए तो ये भी राम मनोहर लोहिया। तो ये ध्यान आप रख सकते हैं। बाकी जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, अहमदनगर जेल से ये लिखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दुर्गादास की बात कर ली जाए तो इनके द्वारा इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की बात कर लिए तो एम विश्वेश्वरैया। झंडा गीत की बात कर लीजिए तो श्याम लाल पार्षद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया की बात कर लिया तो ताराचंद। एंड हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की बात करिए तो के दत्त, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स एंड राइज ऑफ द मराठा पावर की बात कर ली जाए तो ये जो रचनाएं हैं किनकी है? महादेव गोविंद रानडे, एम.जी. रानडे की रचना है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज की बात कर ली जाए तो ये किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद कुछ एक और पुस्तकें हैं, जैसे बहुविवाह की बात करी जाए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट की बात करी जाए लॉर्ड कर्जन। नील दर्पण की बात कर ली जाए दिन बंधु मित्र। नेशन इन मेकिंग की बात कर ली जाए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद सुभाष चंद्र की जीवनी स्प्रिंगिंग टाइगर के नाम से लिखी जाती है युग टोए के द्वारा, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी मदर इंडिया की बात कर ली जाए तो कैथरीन मेयो। ग्रेट रेबेलियन की बात कर लिए तो अशोक मेहता। उसके बाद ये न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड की बात कर लिए तो अरविंदो घोष। तो ये सब महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनको हाईलाइट किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी रिवीजन के क्रम में और जो भी पुस्तकें हैं उनको देखते रहिएगा। देखते रहने से जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो ऑप्शन देखकर चीज़ें याद आ जाती हैं। चलिए अब यहाँ से हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत दो तरह के लीडर्स को आप देखेंगे, एक तो उदारवादी पंथ वाले और एक उग्रवादी पंथ वाले। तो उनके बीच में जो बेसिक डिफरेंसेज हैं उनको देख लेते हैं। जैसे देखिए, उदारवादी या फिर नरमपंथी एक बात है, उग्रवादी या फिर अतिवादी। उदारवादी और जो अतिवादी हैं इनके बीच जो बेसिक डिफरेंस है उनकी बात कर ली जाए तो देखिए, उदारवादियों की बात कर ली जाए तो ये जो थे ये संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ाई लड़ने के पक्षधर थे, केवल संवैधानिक दायरे में रहकर लक्ष्य पाने में ये विश्वास रखते थे। बाकी उग्रवादियों की बात कर ली जाए तो इनका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो असंवैधानिक तरीका भी अपनाया जाना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर असंवैधानिक तरीका को भी ये अपना सकते थे। उसके बाद देखिएगा कि उदारवादी जो थे ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे कि हाँ वो न्याय करेंगे। बाकी जो उग्रवादी थे इनकी अगर बात करी जाए, जो अतिवादी थे इनकी बात कर ली जाए तो ये इनको ब्रिटिश जो न्यायप्रियता है उनमें कोई विश्वास नहीं था, कोई निष्ठा नहीं थी, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा कि जो उदारवादियों का जो सामाजिक आधार है, मतलब इससे जुड़ने वाले जो लोग हैं, बेसिकली वो ज़मींदार टाइप के लोग होंगे या फिर शहरों के जो उच्च मध्यम वर्गीय लोग होंगे, वो सब जुड़े हुए दिखेंगे आपको उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत। वही उग्रवादी विचारधारा के अंतर्गत देखिएगा कि जो शहरों के शिक्षित एवं निम्न वर्गीय मध्यम वर्ग के लोग थे वो जुड़े हुए थे। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा जो प्रमुख नेता हैं उदारवादी पंथ के अंतर्गत, उसमें दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं, महादेव गोविंद रानडे हो जाते हैं, फिरोज शाह मेहता हो जाते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं, दिनशा वाचा हो जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। ये कुछ एक महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रख लीजिएगा आप। और उसके बाद उग्रवादी अतिवादी के अंतर्गत देखिएगा गर्मपंथी नेताओं की बात कर ली जाए तो लाल बाल पाल सबसे पहले, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके बाद अरविंदो घोष हैं, ए.के. दत्त है, राजनारायण बोस हैं। ये कुछ एक नाम है, आप इनके नाम ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, आगे देखिएगा कि आगे हम देखते हैं कि जो बंगाल का विभाजन होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है, उसके बाद एक एक करके सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आखिर जो उग्र राष्ट्रवाद होता है, मतलब नरमपंथियों का जो राष्ट्रवाद, गर्मपंथियों का जो राष्ट्रवाद, आखिर इसका उदय क्यों होता है, इसके उदय के पीछे का मुख्य कारण क्या है, तो उनकी बातें हम चलिए जल्दी से कर लेते हैं। देखिएगा कि जो अंग्रेजी राज्य होगा, अंग्रेजी राज्य का सही स्वरूप धीरे धीरे सामने आने लगता है कि अंग्रेज जो है ये असल में हमारा शोषण करने आए हैं। शुरू में तो ये लगता था कि चलो आए हैं अपना ये व्यापार करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगता है कि ये हमारा शोषण करने आए हैं। और बाद में तो ये भी लगता है बहुत सारे लोगों को कि अंग्रेज जो आए हैं ये हमारे यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। फिर जब वो यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने लगते हैं तो लोगों को लगता है चलो डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं ना, विकास तो कर ही रहे हैं, ठीक। बट बाद में ये रियलाइज होने लगता है कि वो विकास नहीं कर रहे हैं, वो जो भी विकास कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, अपने बिजनेस को फैलाने के लिए। मतलब यहाँ रेल बिछा रहे हैं, मान लीजिए रेलवे लाइन भी बिछा रहे थे, तो वो अपने सामान को अर्थात कच्चा माल जो है, अर्थात लूट का जो माल है, उसको पोर्ट तक पहुंचाया जा सके और उसके बाद इसको कहाँ पर, ब्रिटेन भेजा जा सके। ठीक, ये इनका पर्पस था। तो धीरे धीरे इनकी जो करतूतें हैं ये उजागर होती हैं और लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। तो देखिए, ये मैंने बता ही दिया है, अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान होने लगती है। और उसके बाद देखिएगा कि भारतीयों के आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि होने लगेगी, बिकॉज जो उस समय के बुद्धिजीवी लोग होंगे भारतीयों की तरफ से, ये धीरे धीरे प्रचार प्रसार शुरू करेंगे, लोगों को समझाएंगे और अपनी महत्ता को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो रियलाइज होता है, अपने आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिएगा कि शिक्षा का विकास होगा, जागृति बढ़ेगी, फिर लोग रोजगार की चाह रखेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक, तो ये सब असंतोष को उत्पन्न करेगा आगे जाकर। फिर देखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती है उस टाइम में, जैसे कि जापान जो होता है ये आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय होता है। असल में जापान जो होता है वो रूस को पराजित कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं होती है जिससे आत्मविश्वास उत्पन्न होता है भारतीयों में। फिर जो बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण है उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है यहाँ के लोगों में कि नहीं, यहाँ पर पश्चिमीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी संस्कृति हमारी रहनी चाहिए, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए उदारवादियों की जो उपलब्धियाँ थी इनसे भी असंतोष उत्पन्न हो रहा था उग्र राष्ट्रवादियों में, बिकॉज उदारवादियों को कोई उपलब्धि नहीं मिल पा रही थी। असल में ये विधानमंडल में, अर्थात ये संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते थे और उसमें इनको कोई उपलब्धि मिल नहीं रही थी। इस वजह से जो उग्र राष्ट्रवादी थे इनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिएगा कि लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियाँ होती है, फॉर एग्जाम्पल जो बंगाल विभाजन होता है, अभी हम बात करने वाले हैं, ये हो जाता है। इस नीतियों की वजह से असंतोष उत्पन्न होता है। बाकी ये सब ध्यान रख सकते हैं, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम है, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम है, बस आप नाम ध्यान रख लीजिएगा। और ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की। फिर देखिएगा कि जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय होगा, एक प्रशिक्षित नेतृत्व जैसे लाल बाल पाल जैसे लीडर उभर कर सामने आएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ एक नाम है। तो ये कारण आप ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं। तो बंगाल विभाजन की बात कर ली जाए तो देखिए, सबसे पहले तो बंगाल विभाजन होगा, उसके बाद इसी की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा। मतलब तात्कालिक कारण की अगर बात कर ली जाए, तत्कालीन कारण की बात कर ली जाए तो ठीक है। तो देखिए, बंगाल विभाजन की बात कर ली जाए तो ब्रिटिश संसद में इसका जो प्रस्ताव पास किया जाता है वो किया जाता है 1903 में 9 दिसंबर को। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैसे कैसे हुआ है, ये क्रमशः जो घटनाएं हुई हैं उनको मैंने बस दिखाने के लिए ऐसे लिखा है। बाकी देखिएगा कि प्रस्ताव पास किया जाता है, पेश किया जाता है 3 दिसंबर 1903 को,
और बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है 20 जुलाई 1905 को। और ये बंगाल विभाजन जो है ये प्रभावी कब से हो जाएगा? 16 अक्टूबर 1905, जिसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा भारतीयों के द्वारा। तो ये डेट याद रख सकते हैं आप, 16 अक्टूबर 1905। अब देखिएगा कि ये जो बंगाल का विभाजन किया जाता है तो इसका विभाजन कैसे किया जाता है। तो पूर्वी भाग के अंतर्गत आप देखिएगा कि जो बंगाल का पूर्वी बंगाल हो जाएगा, जो अभी बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल और जो असम वाला इलाका है, ठीक, एक तरफ ये हो जाता है जिसकी राजधानी ढाका हो जाती है, और इधर का गवर्नर हो जाता है लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाग जो होगा पश्चिमी बंगाल वाला, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक, इनको एक तरफ कर दिया जाता है। इनकी राजधानी क्या हो जाती है? कलकत्ता हो जाती है। और यहाँ का जो गवर्नर होगा उस समय वो कौन होगा? एंड्रयू फ्रेजर। और विभाजन का जो तर्क दिया जाता है, तर्क ये दिया जाता है कि इधर की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और प्रशासन को चलाने में कठिनाई हो रही है, इस वजह से इसका विभाजन किया जा रहा है। हालांकि इनका पर्पस था फूट डालो और राज करो, ठीक है, ये इनकी नीति थी। लेकिन इन्होंने तर्क जो दिया था वो ये कि बंगाल की विशाल आबादी है और प्रशासन को चलाने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, ठीक है। लेकिन मेन कारण आप समझ रहे हैं, फूट डालना इनका मेन कारण था। हाँ, देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, भाषा एवं धर्म को आधार बनाकर उन्होंने विभाजन कर दिया था, लेकिन तर्क दे रहे थे कि प्रशासन में दिक्कत आ रही है। उसके बाद देखिएगा कि इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जब यहाँ पर देखिए घोषणा कर दी गई है 20 जुलाई 1905 को, जब घोषणा कर दी जाएगी ना विभाजन की, तो यहाँ पर देखिएगा कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है कलकत्ता के टाउन हॉल से। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और प्रारंभिक जो नेतृत्वकर्ता होंगे जिनके द्वारा ये लीड किया जाएगा वो किया जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, जो कि एक उदारवादी लीडर होते हैं। और अन्य जो लीडर होंगे अलग अलग क्षेत्रों से जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे दिल्ली से होंगे सैयद हैदर रजा, मद्रास से होंगे चिदम्बरम पिल्लई, पुणे एवं बम्बई से होंगे बाल गंगाधर तिलक, इंपॉर्टेंट नाम है। और पंजाब की तरफ से होंगे लाला लाजपत राय, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अजीत सिंह का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। अजीत सिंह बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये कौन है भगत सिंह के। उसके बाद देखिएगा कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस विभाजन का जो विरोध किया गया पत्रिका के माध्यम से, किन किन पत्रिकाओं के माध्यम से किया गया है, तो उनमें आप ये नाम ध्यान रख सकते हैं। ये असल में उदारवादियों के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाएं हैं, जैसे हितवादी है, संजीवनी है, बंगाली है, तो ये कुछ एक नाम है, आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि एक समिति गठित की जाती है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, स्वदेशी बांधव समिति। किस लिए? स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। हाँ, स्वदेशी आंदोलन के टाइम में जो ब्रिटिश पत्रकार होगा, हर टाइम में एक ब्रिटिश पत्रकार आपको मिलेगा, तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस आंदोलन के टाइम में एक ब्रिटिश पत्रकार होगा जिसका नाम होगा H.W. नेविल्सन, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 16 अक्टूबर 1905 को ये जो बंगाल विभाजन है ये लागू हो जाता है, जिसके बाद इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। और इस दिन राखियाँ बांधी जाती है और शीर्षक गीत के रूप में वंदे मातरम का प्रयोग किया जाता है। और देखिएगा यहाँ पर कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार करने का सबसे पहला जो सुझाव दिया जाता है वो दिया जाता है कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा संजीवनी पत्रिका के माध्यम से, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। संजीवनी पत्रिका किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मित्र। और उसके बाद देखिएगा कि इस आंदोलन के कुछ एक आलोचक भी हुए, जैसे कुछ एक उदारवादी नेता जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर ली जाए तो इनके द्वारा इसका बहिष्कार किया गया कि आखिर लोग जो विदेशी वस्तुएं हैं इसको जला क्यों रहे हैं, मतलब इसकी आलोचना की गई इनके द्वारा कि जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है उसको जलाया जा रहा है, या फिर पूरी तरह से उनकी संस्कृति को नहीं नकारना चाहिए, जबकि यहाँ की संस्कृति वहाँ की संस्कृति का बेहतर जो सामंजस्य हो सकता है उसको बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से शिक्षा पर फोकस करना चाहिए, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो इनके द्वारा ये तर्क दिया गया था। हालांकि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बात ध्यान रख लेनी है कि इसके आलोचकों में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है, इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब कुछ एक उदारवादी जो नेता थे इनके द्वारा आलोचना की जाती है, बाकी इनका नाम उभर कर ज़्यादा आता है। इसकी ये जो स्वदेशी आंदोलन है इस क्रम में जो देखिएगा कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनके द्वारा गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। फिर ये यहाँ पर देखिएगा कि इस आंदोलन के दौरान अपना
स्टोर स्थापित किया जाएगा। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की जाएगी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को बल देने के लिए। और उसके बाद इस आंदोलन के सामाजिक आधार की बात करी जाए कि आखिर किन किन लोगों ने इसमें भाग लिया था, तो देखिए बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया था। इसके अलावा महिलाओं ने भाग लिया था, विशेषकर जो शहरी क्षेत्र की मध्यम वर्गीय महिलाएं थीं इन्होंने भाग लिया था। देखिए जो उच्च वर्ग के लोग थे, ये तो वैसे भी अभी भी अगर बात करें हम, कोई आंदोलन होता है तो जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वही आंदोलन में सक्रिय होते हैं। बाकी उच्च वर्ग के लोगों की बात कर लिया तो उनको न पहले फ़र्क पड़ता था ना अभी कोई विशेष फ़र्क पड़ता है। कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए तो आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीज़ें उनको मिल जा रही हैं तो उनको पता नहीं चलता है दिक्कत परेशानी क्या है। ठीक है, ये बातें आप समझ पा रहे हो। हाँ, तो देखिएगा कि हाँ, ज़मींदारों का एक वर्ग तथा शहरी निम्न एवं साधारण वर्ग के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। ज़मींदारों का एक वर्ग शामिल होगा, शहरी जो निम्न एवं साधारण वर्ग के लोग होंगे वो भी शामिल होंगे। उच्च वर्ग वाले लोग देखेंगे आप कि जल्दी शामिल नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ज़मींदार यहाँ पर शामिल होते हैं। तो उस वक्त की बात कुछ और थी। बहुत सारे ज़मींदार ऐसे थे, देशभक्त टाइप के थे, जैसे वीर कुंवर सिंह हो गए। ठीक है, तो खैर आगे बात कर लिया तो देखिएगा शहरों एवं कस्बों के जो मध्यम वर्ग के लोग थे ये पहली बार सक्रिय होते हैं इस आंदोलन के दौरान। उसके बाद मुसलमानों की बात कर ली जाए तो मुसलमान सामान्यतः इसमें देखिए इस आंदोलन से अलग ही रहे, कुछ एक को अगर छोड़ दिया जाए तो। जैसे मैंने ऊपर दिखाया ना कि दिल्ली से सैयद हैदर रजा ने लीड किया था, तो कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए तो ये इनकी भागीदारी गौण रही, नेग्लिजिबल रही। उसके बाद कांग्रेस की स्थिति की बात कर ली जाए इस आंदोलन को लेकर क्या थी, तो देखिए इस आंदोलन की बात कर ली जाए तो देखिए 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में जो अधिवेशन हुआ, ठीक है, तो इसमें बंगाल जो विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन, इसका विरोध किया गया और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है, ये कांग्रेस का ये स्टैंड है। तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 में अधिवेशन होता है जिसमें बंगाल विभाजन विरोधी जो अभियान है तथा जो स्वदेशी अभियान है इसका समर्थन किया जाता है। इसके बाद देखिएगा कि 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन होगा, यहाँ पर कांग्रेस के मंच पर पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस के मंच पर हाँ स्वराज शब्द की बात आई है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। स्वराज शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, हाँ, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण जो था वो क्या था? बंगाल विभाजन था। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि लोग परेशान केवल बंगाल विभाजन से थे, इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी जिनसे लोग परेशान थे और परेशान होते आए थे। हाँ, तो उसके बाद अगर बात कर जाए स्वदेशी आंदोलन के तहत जो अपनाए गए तरीके थे, इसमें देखिएगा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, जनसभाएं की जाती है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं इनका निर्माण किया जाता है, स्वयंसेवी जो संगठन होते हैं, समितियां होती हैं, इनका गठन किया जाता है, जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया स्वदेशी बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। ठीक, इसके बाद देखिएगा कि जो परंपरागत एवं जो लोकप्रिय उत्सव होता है इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव का आयोजन कराया जाता है। और उसके बाद स्वदेशी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाता है। स्वदेशी एवं जो भारतीय उद्योग है उनको प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जिसके अंतर्गत देखिएगा कि बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की जाएगी। उसके बाद ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सांस्कृतिक जगत का प्रभाव होता है, कल्चर की बात कर ली जाए, जिसमें देखिएगा कि अल्टीमेटली रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बांग्ला की रचना की जाएगी। और देखिए कि 1907 में जो स्थापित ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट थी, ठीक, तो इसकी जो पहली छात्रवृत्ति मिलती है किसको? नंदलाल बोस को। तो ये और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप देखिएगा कि बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है जॉर्ज पंचम के द्वारा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में। किसकी सिफारिश पर? अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर। तो इस कमेटी का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और इसे दिल्ली दरबार में जो राजधानी होती है पहले कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि बिहार और जो उड़ीसा है इसको बंगाल से पृथक करने का निर्णय लिया जाता है 12 दिसंबर 1911 को। और 1912 में बिहार जो होता है वो एक अलग प्रांत बन जाता है बंगाल से अलग होके। ठीक है, और असम को भी एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है यहाँ पर। तो ये कुछ एक बातें हैं, बंगाल विभाजन के बाद ये सब डिसीजन लिए जाते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए तो ये तो थोड़ी सी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता तो है नहीं। तो असल में देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण जो थे, मुख्य कारणों की बात कर ली जाए तो ब्रिटिश सरकार जो थी इनके द्वारा कठोर दमनात्मक रुख अपनाया जाता है।
ठीक, कठोरता से दमन कर दिया जाता है। सक्रिय संगठन का अभाव था, शुरुआत की बात थी। संगठन जो थे, सक्रिय संगठन का अभाव था, बहुत सारे संगठन नहीं बने थे, जो आगे देखेंगे बहुत सारे संगठन बनेंगे। ठीक है, नेतृत्व विहीनता थी, मतलब लीडरशिप की कमी थी। उसके बाद जो आंतरिक झगड़े, जैसे सूरत विभाजन हो जाएगा 1907 में आगे जाकर। उसके बाद देखिएगा कि सभी वर्गों की भागीदारी यहाँ पर नहीं होगी, जैसे किसान भाग नहीं लेंगे, मुसलमानों की भागीदारी की बात कर लिया तो नगण्य थी। ठीक, तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण कारण है। चलिए 1905 के बाद हम आ जाते हैं 1906 में। 1906 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी। स्थापना देखिए इनकी होती है 1906 में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। कहाँ पर? ढाका में ये स्थापना होती है। इसके जो पहले अध्यक्ष होंगे वो आगा खान होंगे। असल में देखिएगा कि 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का जो एक शिष्टमंडल होता है ये लॉर्ड मिंटो से मिलता है शिमला में। ठीक है, तो आपको देखिए ये जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना की बात कर ली जाए तो स्थापना की जो वरीयता का क्रम है ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए। ऑप्शन में अगर सलीमुल्लाह का नाम देता है तो आप सलीमुल्लाह को प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर तीनों ये नाम लिखे हुए हैं तो उसमें किसको प्रायोरिटी दीजिएगा? सलीमुल्लाह को। ठीक है, कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है? सलीमुल्लाह, अगर तीनों ऑप्शन में है तो। अगर सलीमुल्लाह ऑप्शन में नहीं है, आगा खान और मोहसिन मुल्क है, तो फिर आगा खान को टिक मारिएगा। अगर ये दोनों नाम नहीं है तो ये टिक मारिएगा। ठीक है, क्रम आप ध्यान रख लीजिएगा। ये प्रायोरिटी दीजिएगा पहले सलीमुल्लाह को, फिर आगा खान को। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, इनका जो मुख्यालय होता है लखनऊ में होता है। इनका जो पहला अधिवेशन होगा 1907 में कराची में अधिवेशन होगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आदम जी पीर भाई। तो ये आप नाम ध्यान रख सकते हैं। दूसरा अधिवेशन अमृतसर में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी एक शाखा खुलेगी लंदन में अमीर अली के द्वारा, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर लिया तो ये मुस्लिम लीग में शामिल होता है कब? 1913 में। ठीक, तो ये कुछ एक बातें हैं। इसके अलावा 1907 में देखिए कांग्रेस में विघटन हो जाएगा, कांग्रेस का विभाजन हो, मतलब नरम दल उदारवादी और जो उग्रवादी अर्थात अतिवादी थे, इनमें मतभेद उत्पन्न हो जाता है सूरत अधिवेशन में। देखिएगा कि मतलब जो गर्मपंथी थे ना, ये लाला लाजपत राय या फिर जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनको अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। जबकि उदारवादी की बात कर ली जाए तो ये रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। अल्टीमेटली देखिएगा कि अध्यक्ष रास बिहारी घोष बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूरत विभाजन होता है, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक करते हैं। तो ये कुछ एक बातें आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी फिर देखिएगा कि ये गर्म दल और नरम दल मिलेंगे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, तो वहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए, इसी के अंतर्गत आगे हम बात करें उससे पहले यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं। जैसे देखिएगा कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसी को इस्तेमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी या फिर विश्वेदारी के नाम से भी जानते हैं। इस योजना को पहले तैयार किया जाता है जॉन शोर के द्वारा, लेकिन किसके द्वारा लागू किया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, किस क्षेत्र में? बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इस बंदोबस्त की बात कर ली जाए तो इसमें जो मालिक बनाया जाता है, मालिक अर्थात कौन टैक्स वसूलेगा किसानों से, वो मालिक बनाया जाता है ज़मींदार को। सरकार ज़मींदार नियुक्त कर देती थी, सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार। और ज़मींदार ये क्या करते थे? किसानों से टैक्स वसूलते थे। और ज़मींदार को क्या करना होता था? लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था। ठीक है, 10/11 का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ज़मींदार को 11 रुपये मिले हैं टैक्स में, लगान में, तो ये जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी को 10 रुपये दे देंगे ज़मींदार और 1 रुपया अपने पास रखेंगे। ठीक, तो ये व्यवस्था थी कि ज़्यादा टैक्स कलेक्शन के चक्कर में ज़्यादा शोषण करते थे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इनको 10 में कितना मिल रहा है, 11 में कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो ज़्यादा वसूलेंगे तभी ना इनका एक करके ज़्यादा होगा। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। उसके बाद 1820 में देखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें देखिएगा किसान जो होता था वो मालिक होता था। मालिक किसको बनाया जा रहा है? किसान को बनाया जा रहा है। और इसकी बात देखिएगा, किसान को बनाया तो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लगान की दर होती है काफ़ी हाई होती है, उच्च होती है। मतलब 1/2 भाग समझ लीजिए, आधा। आगे मैंने लिखा होगा कहीं पर। चलिए पहले एक एक करके देख लेते हैं। जैसे देखिएगा 12 महल जो ज़िला है ना, पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू किया जाता है 1792 में। हालांकि सुचारू ढंग से जो लागू किया जाएगा वो किया जाएगा 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा, जो कि उस समय मद्रास का तत्कालीन गवर्नर होता है।
मैंने उस समय गवर्नर होता है मद्रास का, कौन, टॉमस मुनरो। तो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाता है 1820 में। कहाँ पर? मद्रास बम्बई वाले इलाके में। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। विधिवत ढंग से टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया जाता है। हाँ, इसके पहले कैप्टन रीड के द्वारा भी प्रयास किया गया था। उसके बाद हाँ, इसकी दर की बात कर लिया तो उच्च लगान दर थी। तो राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना पड़ता था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट एक और है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में। इसमें देखिएगा कि जो मालिक होता था, मालिक कहने का मतलब जो टैक्स को देगा, तो इसमें मालिक जो होता था ग्राम, मतलब पूरा गांव ही होता था। महाल अर्थात गांव, गांव को ही महाल कहा जाता है। मतलब गांव के किसी एक व्यक्ति के पास पूरा टैक्स दे देना होता था और वो सरकार को दे देता था, मतलब कंपनी को दे देता था। ठीक है, तो मालिक यहाँ पर कौन होता था? गांव समाज या फिर महाल। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और ये किसके द्वारा ये व्यवस्था लागू की जाती है? हार्ट मैकेंजी के द्वारा। और उत्तर प्रदेश आप देखिएगा और मध्य प्रांत जो आप देखेंगे और पंजाब वाला इलाका है, इधर की तरफ ये लागू किया जाएगा। और लगान में देखिएगा कि शुरू में, प्रारंभ में तो ये 2/3 होता है, बाद में 1/2 हो जाता है। ये प्रारंभ में तो बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा है, तो काफ़ी ये ज़्यादा लगान दर है। ये बात ध्यान रख सकते हैं। महाल अर्थात गांव। स्थायी बंदोबस्त में जो मालिक हो रहा है, कौन रह रहा है? जमींदार। रैयतवाड़ी में, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का अर्थ ही होता है किसान। तो यहाँ पर डायरेक्ट किसान ही टैक्स पे करता था सरकार को। और महालवाड़ी व्यवस्था की बात कर लिया तो यहाँ पूरा गांव मिल के पे करता था। ठीक है, उसके बाद चलिए पैरेलली हम क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ हो रही हैं समानांतर रूप से, इनको भी देखते चलते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आगे देखते हैं। जैसे तिलक के 2 शिष्य होते हैं, एक तो दामोदर चापेकर एंड दूसरे बालकृष्ण चापेकर। इनको चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है, दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर। इनके द्वारा देखिएगा कि जो प्लेग समिति का प्रधान होता है श्री रैंड एम यार्स्ट, इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, 1897 में पूना में जो महामारी आई होती है प्लेग, उसी के अंतर्गत देखिएगा प्लेग समिति बनाई गई होती है, उसी के ये अध्यक्ष होते हैं। इनकी हत्या कर दी जाती है, फिर इनको बाद में फांसी दे दी जाती है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी देखिए, ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ हम पैरेलली देख रहे हैं। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में देखिएगा कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि प्रारंभ होगी सबसे पहले, वो कहाँ होगी? महाराष्ट्र में होगी। किस रिपोर्ट से ये पता चलता है? विद्रोह रिपोर्ट, विद्रोह समिति रिपोर्ट 1918। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाता है? तो वासुदेव बलवंत फड़के का जो एक रामोसी कृषक दल होता है, इसके द्वारा 1879 में शुरू किया जाता है। ये क्रांतिकारी गतिविधियों की बात कर लीजिए तो ध्यान रख लीजिएगा, पहली बार कहाँ से? महाराष्ट्र से शुरू किया जाता है। उसके बाद अगले क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की बात कर लीजिए। 1899 में नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में इसकी स्थापना BD सावरकर के द्वारा की जाती है, BD सावरकर एंड GD सावरकर। लेकिन इनका नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, GD सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इनके द्वारा एक और कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे ध्यान रख सकते हैं कि इनके द्वारा मैजनी की जीवनी लिखी जाती है। और SS मौर्या नाम का एक जहाज़ होता है जिससे लंदन से इंडिया लाया जाता है। जब उसमें ये होते हैं विनायक दामोदर सावरकर, जब इनको लाया जाता है वहाँ से, ये क्योंकि ये क्रांतिकारी होते हैं, तो वहाँ से जब लाया जाता है तो ये कूद जाते हैं, किस जहाज़ से कूदते हैं? SS मौर्य जहाज़ से। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी देखिए कि मित्र मेला जो है ना, बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? 1904 में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अभिनव भारत, अभिनव भारत। और अभिनव भारत के ही एक सदस्य होते हैं जिनका नाम होता है अनंत कन्हेर। इनके द्वारा नासिक का जो जिला मजिस्ट्रेट होता है, DM जो होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसका नाम होता है जैक्सन की हत्या कर दी जाती है अनंत कन्हेर के द्वारा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिएगा कि बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात होगा वो भद्र लोक समाज से होगा। और उसके बाद अगली क्रांतिकारी गतिविधि अनुशीलन समिति की बात करें तो कलकत्ता में स्थापना होती है किसके द्वारा? प्रमथनाथ मित्र के द्वारा। इसकी 2 शाखाएँ होंगी। कलकत्ता में युगांतर समूह के नाम से, जिसके संस्थापक होंगे बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त, याद रख लीजिएगा। और दूसरा इसका जो ब्रांच होगा, दूसरी इसकी शाखा होगी ढाका अनुशीलन समिति के नाम से, ढाका में 1905 में इसके संस्थापक जो होंगे पुलिंदास होंगे। और इसी जो अनुशीलन समिति के सदस्य होते हैं
नहीं, ये उद्देश्य भी ध्यान रख लीजिएगा। अनुशीलन समिति का जो उद्देश्य होता है वो होता है खून के बदले खून, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, तो अनुशीलन समिति के जो सदस्य होते हैं इनके द्वारा ही बर्रा डकैती को अंजाम दिया जाता है 1908 में पुलिनदास के नेतृत्व में, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा पूर्वी बंगाल में। और उसके बाद देखिएगा 1908 में अलीपुर षड्यंत्र मामला ये निकल कर आता है। अलीपुर षड्यंत्र मामला की बात कर ली जाए तो इसमें देखिएगा कि अरविंद घोष और जो उनके भाई वरिंद्र घोष होते हैं, इनको मिलाकर कुल 34 लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है इस मामला में। ठीक है, इसमें 15 लोगों को सज़ा होती है। और अरविंद घोष की बात कर ली जाए तो इनको अल्टीमेटली रिहा कर दिया जाता है। किनके प्रयास से, ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, चित्तरंजन दास के प्रयास से, ये वकील होते हैं, तो इनके प्रयास से इनको रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद अगली क्रांतिकारी घटना की बात कर ली जाए तो मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन गलती से वो बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरता है, उसमें उसके फैमिली वाले होते हैं। ये प्रयास किनके द्वारा किया जाता है? प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस के द्वारा, जिनको देखिएगा कि अल्टीमेटली जो खुदीराम बोस होते हैं, सॉरी प्रफुल्ल चाकी होते हैं, ये सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। तो इसमें अगर इन दोनों नाम में कन्फ्यूजन होता है किसको फांसी दी गई, किसने आत्महत्या कर ली, तो ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। चाकी से चाकू ध्यान रख सकते हैं, चाकू से आत्महत्या कर ली, ऐसे याद रखने के लिए। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, तो ये सारी बातें हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद और कुछ एक पेजेज हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।